हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्थिति विस्तार कंप्लीट किया था। भौतिक प्रदेश शुरू किया था, उसकी एक क्लास ली थी जिसमें हमने थार का मरुस्थल के बारे में जानकारी ली थी, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम दो भागों में बांटते हैं, एक हो जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश और एक हो जाता है शुष्क प्रदेश। इसलिए आज हम थार के मरुस्थल को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हमने जो पहली क्लास में पढ़ा था वो थार के मरुस्थल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ली थी कि मरुस्थल का मार्च क्या कहलाता है, क्या होता है मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल किस ओर बढ़ रहा है, मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, ये सारी जानकारियां ली थी। आज हम बात करते हैं कि थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल बड़ा ही प्यारा मरुस्थल है, दुनिया का सबसे बेस्ट मरुस्थल हम कह सकते हैं। राजस्थान के लोग ही ऐसे हैं जो अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हम मरुस्थल में रहते हैं। बाकी दुनिया रोती है, रोवे यारा के बांग रेवल रोवे, ठीक है, लेकिन राजस्थान रहा तो मजा आएगा, हमें मरुस्थल है यूं बात करें। अब करो कहीं आप वही एड़ा मिट्टी रहा, दुख ने सुख ने लो, मौन ने लो। इन हम आप बात करो कि भाई मरुस्थल में आप गर्व महसूस करो कि भाई माराटे मरुस्थल है। और इस दूसरे राज्य की बात करो, एक दो महीना सूखो पड़कर है तो रोवन डूब जा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला मोकले राज्य है। इन्हारो आप बात करो कि भाई राजस्थान बड़ा ही आत्मसम्मान और अपने आप में एक बलशाली राज्य है। तो थार का मरुस्थल एक हमारे लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर थार का मरुस्थल है। हमने इसको पॉजिटिवली लिया है, हमने उसको एकदम अपने आप में एक ओजपूर्ण व्यक्तित्व के साथ हमने इसको अपनाया है। हम बात करते हैं थार का मरुस्थल सिर्फ राजस्थान में नहीं है, थार का मरुस्थल गुजरात में भी है, थार का मरुस्थल का कुछ हिस्सा पंजाब में भी है, थार का मरुस्थल का कुछ हिस्सा हरियाणा में भी, और थार का मरुस्थल का थोड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में थार का मरुस्थल का भाग है, लेकिन भारत में अधिक है, और भारत में भी बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक है। थार के मरुस्थल को हम दो भागों में, राजस्थान के संदर्भ में देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं। मैं लिखता हूं थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, इसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। इसको हम दो भागों में बांटे तो पहला हो जाएगा शुष्क प्रदेश, और दूसरा हो जाएगा अपने अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश कौन सा है? जहां पर लगभग 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और अर्ध शुष्क की बात करें, अर्ध शुष्क में 20 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसलिए हमने दो भागों में बांटा है। शुष्क में कौन कौन से जिले आते हैं? तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, चूरू। चूरू तो अर्ध शुष्क में आ जाएगा, बीकानेर, इस प्रकार के ये जिले अपने शुष्क में आते हैं। जो बड़े बड़े मेन रेगिस्तानी जिले हैं वो शुष्क प्रदेश में आते हैं। अर्ध शुष्क में हम बात करें तो पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, और कौन कौन से हैं वो सारे जिले जो आ जाते हैं। अपने सिरोही का कुछ हिस्सा आता है, जालोर आता है, इसलिए वो सारे जिले, हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है, ये अर्ध शुष्क में आ जाएंगे। तो ये दो भागों में हमने थार के मरुस्थल को बांटा है। यहाँ पर जो वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ओके, और यहाँ पर वर्षा होगी जो अपने 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होगी, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो हम शुरू करते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। थार के मरुस्थल का पहला भाग है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं शुष्क मरुस्थल को। एक तो बालू का स्तूप युक्त
और एक बालुका स्तूप मुक्त। ठीक है, तो बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त शुष्क प्रदेश को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो एक में तो होंगे बालू का स्तूप यानी रेत के टीले, बड़े बड़े धोरे, रेत के टीले जहां पर सर्वाधिक होंगे वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हो जाएगा। और जहां पर रेत के टीले ना होकर समतल मैदान है, पथरियाल मैदान है, और भी जैसे हमादा है वगैरह ऐसे होते हैं, वो अपने बालू का मुक्त प्रदेश में आ जाएंगे। राजस्थान के बात सुनकर मुझे एक शायरी याद आ गई है कि सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो किश्ती जहां तूफान आया है। राजस्थान वाले ऐसे ही होते हैं, जहां पर तूफान आया होता है ना वहां पर जाकर घुस जाते हैं और तूफान को भी कहते हैं कि हाँ अब बात कर। तो हम बात करते हैं कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांट लेते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसको हम दो भागों में बांटे तो एक हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त। नंबर दो बालू का स्तूप मुक्त। युक्त यानी जहां पर है और मुक्त यानी जहां नहीं है। बालू का स्तूप युक्त यानी बालू का स्तूप है, बड़े बड़े धोरे हैं, बड़े बड़े एकदम दरियन कह सकते हैं, वो धोरे बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब शुरू करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, फिर हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो पहला हम शुरू करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इससे पहले यदि आप एकदम फ्री हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ में बना सकते हैं, और नहीं बनाना चाहते तो इसका एक और ऑप्शन भी है आपके पास, वो है हमारा टेलीग्राम चैनल जीके बाय श्रीकांत रेगर। यहां पर नोट्स मिलेंगे आपको एकदम फ्री। यह हमारा एकदम पैसा मुक्त प्रदेश है। कैसा है? पैसा मुक्त प्रदेश है। यहां पर आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, यहां पर पैसे नहीं देने हैं। क्या देना है? तो आपका प्यार देना है। क्या देना है? प्यार। यहां पर आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और फिर यहां पर जो नोट्स आए वो आप पहले फोटोकॉपी करा सकते हैं डाउनलोड करके, या फिर साथ में उतार सकते हैं। जो यहाँ पर पढ़ाऊंगा वो आपको मेरे हैंड से लिखित, जो हस्तलिखित नोट है वो आपको दे दूंगा। ओके, लोग 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए सब लेते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नोट्स मैं खुद बनाता हूँ, वैसे भी बड़े बड़े मेरे क्या डबल तो होंगे नहीं, या फिर मैं इस नोट्स का अचार थोड़ी डालूंगा, तो वे आपको काम आ जाएंगे। तो मैं ये आपके यहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्विज वगैरह भी डालता हूं, जैसे क्विज है अपने, और जो नोटिफिकेशन आते हैं वो बहुत सारा मैटर इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन जरूर कर देना। यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है भूगोल की तो जरूर देखिएगा। अभी अभी शुरू हुआ है, एकदम कोर्स के रूप में चलेगा, पूरा एकदम फ्री कोर्स समझ लीजिए। आपने जैसे पैसे दिए ना कि हाँ मैंने यहाँ पर इस ऐप पर पैसे दिए और ये मेरे को पूरा कोर्स कराएगा, वैसे ही समझकर आप इस क्लास को देखिए। यहाँ पर आपको हाँ 1-2 दिन का हो सकता है गैप, हो सकता है। कल एक भाई का कमेंट आया कि भाई बीच में क्लास छोड़ के कहाँ चले जाते हो, तो मैंने कहा भाई मैं भी बैंक बड़ौदा में खाता खुलवाने के लिए चला गया था।
तो बैंक बड़ौदा में खाता खुलाने के लिए नहीं गया था, यहाँ पर हमें टेक्निकल इश्यू हो जाता हमारे, क्या ना साधन इतने हैं नहीं, और दूसरे भी जैसे कि वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो वो भी हम थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है। हाँ, ये बात है कि थोड़े थोड़े समय में आपके पास वीडियो आ जाता है, एक दो दिन कभी कभी लगातार आ जाता है, कभी एक दो दिन छुट्टी रह जाती है। तो आप बिल्कुल, आप बैंक बड़ौदा में खाता खुलाने के लिए नहीं जाना है, आपको यहाँ पर आकर पूरा पूरा लाभ उठाना है, एकदम मुफ्त है। यहाँ पर आपको देखो, एक तो राजस्थान जीके कंप्लीट करा देंगे आपको यहाँ पर, भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास। इसके अलावा फिर हम हिंदी स्टार्ट करेंगे, हिंदी कंप्लीट हो जाएंगे, इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश कंप्लीट हो जाएंगे। जब ये सारे एक एक बार कंप्लीट हो जाएंगे तो हम भारत का इतिहास, भारत की कला संस्कृति वो भी लेंगे, क्योंकि सीईटी जैसे एग्जामों में भारत के बारे में पूछा जाता है, आरएस जैसे एग्जामों में पूछा जाता है। आरएस वाले भले यहाँ पर देखो या ना देखो, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे छोटे भाइयों के लिए ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप देखते हैं तो यहाँ से मैं कहता हूँ एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। इस जो पिछली 5-6 क्लासें डाली है मैंने, आप जाकर देखेगा पिछले जो पेपर आए उनके बारे में एनालिसिस कीजिएगा, एक भी सवाल बाहर गया हो तो फिर मेरे को कमेंट करके बता देना कि ये इससे बाहर गया है। ओके, और मेरे से कोई गलती भी हो जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि वास्तव में आपसे ये गलती हो गई है, तो मैं अगले वीडियो में सुधार करूंगा। हम शुरू करते हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त में क्या करना है? बालू का स्तूप युक्त में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ धुरों के बारे में पढ़ना है, इन बालू का स्तूपों के बारे में पढ़ना है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, ज्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी है, इसके नाम याद होने चाहिए और किस आकार के होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, और कहां कहां पर सर्वाधिक होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। 3 चीजें याद रखनी है, एक तो प्रकार को नाम सारे याद रखो, 9-10 प्रकार होते हैं, किस आकृति के होते हैं ये याद रख लो, और कहां पाए जाते हैं ये याद रख लो, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ बालू का स्तूपों के प्रकार पढ़ने हैं। जैसे कि एक आ जाएगा अपने बरखान आता है, बरखान के अलावा हम बात करें तो अनुदेदरीय, अनुदेदरीय हो जाएगा अपने, अनुप्रस्थ हो जाएगा, सीप हो जाएगा, सब्र काफिज हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ये पढ़ने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बालू का स्तूपों का प्रकार, जिसमें हम कहेंगे अनुदेदरीय बालू का स्तूप। अनुदेदरीय का मतलब होता है पवनों के समांतर, पवन की दिशा में चलते हैं। किसकी दिशा में चलता है? पवन की दिशा में। तो अनुदेदरीय बालू का स्तूप नंबर 1, नोट्स बनाते जाइए आप साथ में। अनुदेदरीय बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। अनुदेदरीय बालू का स्तूप कैसे होते हैं, पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो ये इस प्रकार हो जाएंगे, ये एक बालू का स्तूप, ये दूसरा बालू का स्तूप, ये तीसरा बालू का स्तूप, और ये कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे इस प्रकार आगे, ये फिर ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, और ये यहां पर आ जाएगा। तो ये पवन की दिशा इस तरफ होगी। ऐसे ऐसे फिर ये पवनों की दिशा के समानांतर होते हैं, पवनों की दिशा के समानांतर होते हैं। और अन्य बालू का स्तूपों की तुलना में अधिक अत्यधिक वनस्पति होती है, इसके क्या होती है? अत्यधिक वनस्पति होती है यहाँ पर। तो पवनों की दिशा के समानांतर, पवनों की दिशा के समानांतर, और अन्य बालू का स्तूपों की
तुलना में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। यहां पर सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है, यह कहां पर होते हैं? तो सर्वाधिक होते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी। इस प्रकार जैसलमेर होते हैं, बाड़मेर होता है, फलोदी होता है और जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और जोधपुर, इसका विस्तार कह सकते हैं हम। तो कहां पर लिखूं? ये मिटा देता हूं। विस्तार, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, एकदम नए जिलों के अनुसार है, आपको बेझिझक कोई टेंशन लेनी नहीं है। तो आप भले लिख सकते हैं इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। अब हम बात करेंगे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप जो पवनों की दिशा के समकोण हो जाते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब होता है समकोण हो जाते हैं। इसका जो विस्तार है वो पूगल और चूरू, सूरतगढ़ अपने हो जाएगा और रावतसर, हनुमानगढ़ ये अपने हो जाएंगे। तो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ पवनों की दिशा के समानांतर, सॉरी, पवनों की दिशा के समकोण, समानांतर नहीं होते, समकोण। नंबर 2, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पवनों की दिशा के समकोण, पवनों की दिशा के समकोण। विस्तार कहां पर है? पूगल, बीकानेर, पूगल, बीकानेर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, रावतसर, हनुमानगढ़, रावतसर, हनुमानगढ़, यहां पर अपने विस्तार है। और झुंझुनू, चूरू में भी कुछ देखने को मिलते हैं, तो यहां पर लिख देता हूं झुंझुनू और चूरू, झुंझुनू और चूरू। सर्वाधिक है जो पूगल, सूरतगढ़ में ज्यादा है, बाकी झुंझुनू, चूरू, रावतसर में भी देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के होते हैं? तो ये देखो, पवन इस प्रकार आपके चल रही है ऐसे, और यहां से दबाव लग रहा है, तो ये यहां पर सपाट हो जाएंगे, लेकिन यहां से ऐसे, यानी कि ये पवन यहां से भी दबाव लगाती है और यहां से भी लगाती है, इसलिए समकोण हो जाते हैं। तो पवनों की दिशा के समकोण, पवनों की दिशा के समकोण हो जाते हैं, आप लिख सकते हैं बिल्कुल। अगला हो जाएगा अपना बरखान, जो कि महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपके पूछा गया है। बरखान कैसा होता है? तो अर्ध चंद्राकार होता है। विस्तार इसका भालेरी, चूरू, शिखर, ओसिया, इस प्रकार से होता है। तो भालोरी, चूरू, ओसिया, शिखर, करनी माता, देशनोक, यहां पर अपने हो जाएगा। तो बरखान बहुत अपने कह सकते हैं मरुस्थल के मार्च के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। बरखान मरुस्थल के मार्च के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। मरुस्थल मार्च क्या होता है? तो मरुस्थल का मार्च हमने पढ़ लिया है जस्ट इसकी अगली क्लास में, तो आप जाकर जरूर देखिएगा।
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। बरखान, बरखान, इसे अर्धचंद्राकार भी कहते हैं, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार विस्तार कहां पर इसका? विस्तार तो यहां पर सर्वाधिक तो हम कहें तो चुरू में, सर्वाधिक चुरू में, लेकिन एक विशेष नाम कहे तो भालेरी चुरू, भालेरी चुरू, भालेरी चुरू में हो जाएगा, अपने सीकर में हो जाएगा, करणी माता देशनोक में हो जाएगा, सीकर, करणी माता देशनोक, और ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर सर्वाधिक चुरू में है। किस प्रकार का होता है अर्धचंद्राकार? तो ये ऐसे हो जाएगा, यहां से पवन की दिशा है, और ये इस प्रकार हो जाएगा, और ये सर्वाधिक आगे बढ़ता है। सर्वाधिक मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो यहां पर एक बार फिर से लिख देता हूं कि मरुस्थल के मार्च के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। मरुस्थल के मार्च के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी, सर्वाधिक उत्तरदायी है। ओके, अब हम, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बरखान अर्धचंद्राकार है, विस्तार इसका सर्वाधिक चुरू में है, भालेरी चुरू, सीकर, करणी माता देशनोक, ओसिया जोधपुर मरुस्थल के मार्च के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। इस प्रकार का होता है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये। अगला हो जाएगा अपने तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप किस प्रकार का होता है? तारानुमा होता है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि बरखान की जो ये मध्य की चौड़ाई है ये तो हो जाएगी लंबी, और यह जो साइडों की चौड़ाई है ये पतली होती है, सर्वाधिक गतिशील होता है ये। तारा बालू का स्तूप की बात करें, तारा कैसा होता है? तो अनियमित पवनों के अनुसार, यानी कि अनियमित हवाएं लगती है चारों तरफ से। इसको एक बार मिटा देता हूं, फिर बात करते हैं। ये सारे प्रकार है, इसके नाम याद रखने हैं, इसकी आकृति याद रखनी है, और कहां पर सर्वाधिक है ये याद रखना है। नाम, आकृति और स्थान ये आपको याद रखना है, बाकी कोई पीएचडी नहीं करनी इसमें। एक रेत का टीला है, मान लीजिए कि इस प्रकार का, वास्तव में ऐसा नहीं होता है, एक मानने का बोला। चारों तरफ से इसके अनियमित प्रवाह से पवने धकेल रही है, अनियमित प्रकार से पवने धकेली के, तो ऐसा नहीं बनेगा, ये बनेगा ऐसा 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 ऐसा, इसलिए इसे तारानुमा कहते हैं। यहाँ पर वो पवने किया मिस्त्री नहीं है जो कन्नी चूना लेके सब बैठ के सीमेंट वगैरह बनाने के लिए, तारा नहीं बना रही यहाँ पर ऐसा अनियमित हवाएं लगती है चारों तरफ से, चारों तरफ से दबाव लगता है, तब ये मन माडणी तारो बन जाओ, नहीं करो कहीं जबरदस्ती। तो ये पवनों के अनियमित प्रवाह के कारण निर्मित होता है तारा बालू का स्तूप। सर्वाधिक हो जाता है अपने सोनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ श्री गंगानगर। तो आपने चित्र देख लिया, अब हम आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक कहां पर है।
पहले तो ये लिख देते हैं कि अनियमित प्रवाह के कारण तारा नुमा बालू का स्तूप, बालू यानी रेत होती है, बालू का स्तूप यानी एकदम ढेर कह सकते हैं हम, एक आकृति टीले नुमा आकृति, टीला कह सकते हैं, वो अपने स्तूप हो जाएगा। अनियमित हवाओं के प्रभाव से निर्मित। ओके, अनियमित हवाएं लगती है चारों तरफ से, तो यह सिकुड़ के बेला हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। सर्दी में जैसे हम सिकुड़ते हैं ना, चारों तरफ से अनियमित हवाएं ठंडी ठंडी लगती है, तो हम भी फिर तारा बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये भी बेचारा तारा बन गया, इसका क्या करें। ओके, कहां पर है, तो सोहनगढ़ जैसलमेर में है, और सोहनगढ़ जैसलमेर सूरतगढ़ श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। ओके, अब आने वाली सर्दी आप भी तारा बनने वाले हो। ओके, तो तारानुमा बालू का स्तूप अनियमित हवाओं के प्रभाव से निर्मित है, सोनगढ़ जैसलमेर में और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में ज्यादा है। एक और प्रकार आ जाएगा थारडन बालू का स्तूप। थारडन बालू का स्तूप लहरदार होता है, यानी लहरदार, सरर गुमेरे सतरंगी मारो लहरियो, वो मारो। ठीक है, उपनाम इसे उर्मिका कहते हैं। उर्मिका इसलिए कहते हैं, उर्मी यानी तरंग होता है, उर्मी का असली मतलब तरंग होता है। जब हिंदी पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं उर्मी का मतलब तरंग होता है, और इसलिए तरंग के अनुसार है, अभी बना के बताएंगे आपको। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, संपूर्ण राजस्थान में ये पाया जाता है। ओके, थारडन 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 बालू का स्तूप। थारडन थारडन बालू का स्तूप, थारडन बालू का स्तूप किस प्रकार होता है, तो ये ऐसा होता है। और हवाएं किस तरफ चलती है, ऐसे हवाएं चलती है ना, तब ये ऐसा बन जाता है। इसे इसका उपनाम है उर्मिका, उपनाम है उर्मिका। उर्मी यानी तरंग होता है। ये जोधपुर, नंबर 2 जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, लगभग संपूर्ण राजस्थान में, नहीं सॉरी, संपूर्ण मरुस्थल, लगभग संपूर्ण मरुस्थल में। ओके, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, लगभग संपूर्ण मरुस्थल में यह लहरदार या थारडन बालू का स्तूप पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला अपना हो जाएगा नेटवर्क बालू का स्तूप। ये ज्यादा नेटवर्क फैला रहा है आजकल, लगातार बनने वाले बालू का स्तूप को नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। इसका विस्तार श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में ज्यादा है। तो नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप।
हम बात करते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। कितना नंबर हो जाएगा ये आपने? 6ठा नंबर, नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप का मतलब होता है एक से एक कनेक्शन होता चलता है, ऐसे। ये आगे आगे कनेक्शन हो गए। ओके, और इनका कभी रिचार्ज खत्म नहीं होता है, ये हमेशा नेटवर्क में जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये फिर आगे मरुस्थलीकरण बढ़ाते हैं। सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? लगातार बनने वाले बालू का स्तूप, लगातार, बार बार, लगातार बनने वाले बालू का स्तूप। और कहां पर है? तो श्री गंगानगर नंबर 2 हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक है नेटवर्क बालू का स्तूप। अगला हमारा हो जाएगा सब्र काफिस। सब्र काफिस, इसे सर्ब काफिस भी कहते हैं, सब्र काफिस भी कहते हैं। छोटे छोटे बालू का स्तूप बन जाते हैं अपने झाड़ियों के बीच में, बन जाते हैं। यानी जैसे कोई झाड़ी हो, उसकी आड़ की वजह से जब हवा लगती है तो वहां पर रेत रुक जाती है और वहां पर छोटे छोटे बालू का स्तूप बन जाते हैं। कहां पर है? तो संपूर्ण मरुस्थल में सब्र काफिज अपने पाए जाते हैं। सब्र काफिज बालू का स्तूप। सब्र काफिज बालू का स्तूप। छोटी झाड़ियों की आड़ में बनने वाले बालू का स्तूप। छोटी झाड़ियों की आड़ में बनने वाले बालू का स्तूप। बालू का स्तूप संपूर्ण मरुस्थल में, संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। और इस संपूर्ण मरुस्थल में इसकी फैन फॉलोइंग है, सब जगह इसके फॉलोअर है। ठीक है, अगला हो जाएगा अपना अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी का नाम सुनते ही पता चल रहा है ये अवरोधी है। कैसा है? अवरोधी, यानी किसी के अवरोध के कारण यह बालू का स्तूप बन जाए। जैसे कहीं पर बड़ा सा पत्थर पड़ा है, वहां पर जाकर रेत रुक जाएगी तो वो अवरोध के कारण बालू का स्तूप बन जाते हैं। अब इसका तो अब क्या कहें, कहीं पर भी बन जाए, इसका कोई फिक्स स्थान है नहीं। तो अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप ज्यादा हम बात करें तो ये जयपुर जोबनेर में होता है, हर्ष की पहाड़ी सीकर में होता है, पुष्कर की पहाड़ी अजमेर में होता है। कि वहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और वहां पर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर हैं, पहाड़ियों के टुकड़े हैं, तो वहां पर वो रेत के टीले आकर रुक जाते हैं। तो यहाँ पर अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी, अवरोधी बालू का स्तूप।
अवरोधी बालू का स्तूप किसी भी अवरोध के कारण पैदा हो जाते हैं, किसी भी अवरोध से निर्मित। कहां पर है? तो सर्वाधिक है जोबनेर, जोबनेर जयपुर। हर्ष की पहाड़ी सीकर और पुष्कर की पहाड़ी अजमेर। ओके, तो पुष्कर की पहाड़ी अजमेर, हर्ष की पहाड़ियां सीकर और जोबनेर जयपुर में यह आपने स्थित है। तो आशा करता हूं आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है, आपने ये पूरा देखा है, इसका मतलब आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है। तो आप ऐसा विश्वास हर रोज जताया कीजिए, रोज देखिए हमारा वीडियो। वास्तव में पूरा कंप्लीट जीके होगा। अब ये शुरू हो गया तो रुकने वाला नहीं। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।